हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अशोक स्वागत करता हूं प्रगति क्लासेज पर, जहां हम लोग इंडियन पॉलिटी भारतीय राज्य व्यवस्था का सेशन जो है कवर कर रहे हैं। उसके अंतर्गत आज हम लोग जो है बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पर जो है डिस्कशन करने वाले हैं। आज हम लोग देखेंगे सेंटर स्टेट रिलेशनशिप। क्या देखेंगे दोस्तों? सेंटर और स्टेट के रिलेशनशिप के बारे में जो है देखने वाले हैं। केंद्र राज्य संबंध बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक होता है। कैसे जो है केंद्र और राज्य के बीच में जो है संबंध होता है, कौन कौन सी शक्तियां जो है केंद्र के पास होती है, राज्य के पास होती है। जैसे आप सोचे होंगे, सुने होंगे जो है केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची में जो है विषयों को बांटा गया है। उस हिसाब से जो है पूरा जितना क्वेश्चन आया है या जो क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं, सब हम लोग जो है दो पार्ट में जो है डिस्कशन करेंगे। क्यों दो पार्ट में करेंगे? क्योंकि लगभग 20 क्वेश्चन आज जो है करेंगे और 20 क्वेश्चन जो है लगभग कल जो है पार्ट 2 वाले सेशन में करने वाले हैं। सेशन आपका जो है ये वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ से जो है दोस्तों आपका निश्चित रूप से क्वेश्चन जो है कह लीजिए पूछना आपका तय होता है। हर एग्जाम में जो है यहाँ से क्वेश्चन लगभग लगभग आ ही जाता है, तो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ एक इंपॉर्टेंट आपको जो है सूचना ये है आपके लिए कि हम पिछले संडे को दोस्तों क्या हुआ था, पिछले संडे को जितने भी आर्टिकल्स थे महत्वपूर्ण, जितने भी आर्टिकल्स अभी आए थे 104 क्वेश्चन के माध्यम से जो है 104 क्वेश्चन के माध्यम से पूरा डिस्कशन किया गया था। इसमें जो है क्वेश्चन के थ्रू आपको जो है हर एक एंगल जो है बताया गया था क्या इस आर्टिकल्स में है, और विकल्प जहां तक जो था उसको भी समझाया गया था। और अगले संडे को जो आने वाला है संडे, इस संडे को हम लोग जो है दोस्तों क्या करने वाले हैं, इस संडे को जो हम लोग जितने इंपॉर्टेंट जो है क्या है दोस्तों, अमेंडमेंट एक्ट हैं, कितने हैं अमेंडमेंट एक्ट हैं, उसको हम लोग जो है डिस्कशन करने वाले हैं। जितने भी संविधान संशोधन हुए हैं महत्वपूर्ण, उसको हम डिस्कशन करने वाले हैं। लाइव क्लास रहेगी लगभग 8 बजे से, आप लोग का इन्फॉर्म कर दिया जाएगा जो है उस पर यूट्यूब पर, तो उसको देखिएगा। जितने भी महत्वपूर्ण आपके अमेंडमेंट हैं, संशोधन हुए हैं अभी तक, क्वेश्चन के माध्यम से जो है लगभग 100 क्वेश्चन आपको वहां भी मिलने वाला है। पूरा जो है लाइव सेशन रहेगा, तो सेशन जो है वहां भी काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, उसको देखिएगा। और निश्चित रूप से आपसे कह सकता हूं, अगर ये दोनों सेशन आप लाइव वाला देख लिए होंगे, जो आर्टिकल्स वाला है और जो आपका जो है अमेंडमेंट वाला है, आने वाले समय में आप देखेंगे 5-6 क्वेश्चन यहाँ से मिलता हुआ नजर आएगा। जहां जो है पॉलिटी से ज्यादा क्वेश्चन पूछेंगे वहां, नहीं तो अगर मान लीजिए 3-4 ही पूछेंगे, 4-5 कहाँ से आ जाएगा। तो इसीलिए जो है उसको दोनों आप देख लीजिएगा। और लगभग 2 घंटा 40 मिनट का वो वीडियो था। लेकिन ये जानिएगा कि जितने भी आपके जो है कह सकते हैं आर्टिकल्स का पूरा निचोड़ जो है वो आपको उस सेशन में मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, आज के पहले क्वेश्चन की शुरुआत, पहले क्वेश्चन को देखते हैं। सेंट्रल और स्टेट के रिलेशनशिप का जो है पहला क्वेश्चन। तो बताइए आप लोग जो है पहला क्वेश्चन सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप के बारे में। पहला कह रहा है सरकारिया आयोग की सिफारिशों का संबंध है, यानी जो है द रिकमेंडेशन ऑफ दी सरकारिया कमीशन आर रिलेटेड टू। जो सरकारिया आयोग बना था, सरकारिया कमीशन बना था, उसका जो है क्या कार्य था, कह सकते हैं उन्होंने किस बारे में सिफारिश किया था। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। सरकारिया आयोग जो है बहुत महत्वपूर्ण आपका जो है आयोग था, जो किसके लिए बना था ये आपको बताना है। तो राजस्व वितरण से संबंधित था, या भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों एवं कार्यों से संबंधित था, कार्यों से संबंधित था, या संसद की सदस्यता से संबंधित था, या केंद्र और राज्यों के बीच जो है संबंध से संबंधित था। तो आप बताइए सरकारी आयोग जो है दोस्तों किससे संबंधित था, किससे संबंधित था? आप कमेंट करके बताइए किससे संबंधित था। तो सही उत्तर आपका रहेगा किससे संबंधित था दोस्तों, ये आपका जो है केंद्र और राज्यों के बीच जो है संबंध से संबंधित था। किससे संबंधित था? केंद्र और राज्यों से भी जो है संबंधित था। तो इसको आपको ध्यान रखना है, आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ये जो है। अब यहाँ आपको बता देते हैं सरकारिया आयोग जो है, ये सरकारिया पहले जानिएगा, ये जो है सुप्रीम कोर्ट के क्या थे, सुप्रीम कोर्ट के जो है जज थे। क्या थे दोस्तों? सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके थे। इनकी अध्यक्षता में जो है 3 सदस्यीय जो है 3 सदस्यीय समिति का गठन किया गया था। कितने सदस्य थे इसमें दोस्तों? 3 सदस्यीय समिति का जो है गठन किया गया था। इसके अध्यक्ष जो है आपके ये सरकारिया जी थे। तो ये सुप्रीम कोर्ट के जज थे, इनको ध्यान रखना है। और ये जो है गठित कब किया गया था? तो 1983 में जो है इसको गठित किया गया था। लेकिन इन्होंने अपनी रिपोर्ट जो है 1988 में दी थी। कब दी थी दोस्तों? 1988 में दी थी। इसको भी क्वेश्चन आपका पूछा गया है, हो सकता है क्वेश्चन आपका मिल जाए। पहले देखिएगा यहाँ 88 है, रिपोर्ट अपना कब दी थी? 1988 में दी थी।
यहाँ से क्वेश्चन आपको मिल सकता है, आगे आगे जो है क्वेश्चन आपका इससे जरूर मिलेगा। तो केंद्र और राज्य के जो है उसके बीच में संबंध कैसा होना चाहिए, क्या और होना चाहिए कि जो है किससे संबंध और बढ़ सकता है केंद्र और राज्य के बीच में। जैसे आप जानते होंगे हमेशा जो है विवाद रहता है, कभी रेवेन्यू को लेकर के, कभी प्रेसिडेंट रूल को लेकर के, राष्ट्रपति शासन को लेकर के, तो उस सब मामले में जो है ये सुझाव दिया था। तो इसको ध्यान रखना है। जैसे इन्होंने ही बताया था कि अंतर्राज्यीय परिषद होना चाहिए, क्षेत्रीय परिषदें गठित होना चाहिए, और जो आर्टिकल 356 का यूज हम लोग करते हैं, किसका करते हैं, आर्टिकल 356 का यूज करते हैं, उसका कम से कम यूज होना चाहिए। यानी राष्ट्रपति का जो हम लोग राष्ट्रपति शासन लगाते हैं, हम लोग मतलब केंद्र सरकार जो राष्ट्रपति शासन लगाती है वो दोस्तों जो है उसका ऐसा लगाना चाहिए कि ऐसा ना लगे कि हाँ उसका मिसयूज हो रहा है, और वो लास्ट विकल्प के रूप में जो है उसको लगाना चाहिए, ना कि जो है थोड़ा सा कहीं इशू आया मान लीजिए आप तुरंत राष्ट्रपति शासन जो है थोप दीजिए, स्टेट में जो है प्रेसिडेंट रूल लगा लीजिए, आर्टिकल 356 का यूज करके जो है क्या करिए वहां राष्ट्रपति शासन लगा दीजिए। इससे क्या होता है वहां की सरकार जो भंग हो जाती है। कई बार ऐसा होता है दोस्तों, क्या क्यों ऐसा ज्यादा करके होता है, जैसे मान लीजिए केंद्र में जो है कोई दूसरी सरकार है, राज्य में कोई दूसरी सरकार है, तो उससे क्या होता है उसमें जो है मतभेद रहता है, इसके कारण से जो है कई बार प्रेसिडेंट रूल लग जाता है। तो याद रखना है इस सब के बारे में जो है सरकारी आयोग ने अपनी रिपोर्ट दी थी, और ये रिपोर्ट जो है बहुत महत्वपूर्ण रिपोर्ट होता है। क्यों, क्योंकि ये जो है एक ऐसा आयोग माना जाता है सरकारी आयोग जो अभी तक कह सकते हैं जो सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप के बारे में सबसे जो है सबसे कह सकते हैं इंपॉर्टेंट रिपोर्ट इन्होंने पेश किया था। तो ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगला है कोई ऐसा मामला, अगला देखिएगा, कोई ऐसा मामला जो भारत की तीनों सूचियों में उल्लिखित नहीं है पर कानून बनाने की अवशिष्ट शक्ति के पास डैश 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 से पूछ रहा के पास होती है। यानी अभी मैंने आपसे शुरू में ही बताया कि आप सुने होंगे हमारे यहाँ जो कानून बनती है तीन हिसाब से बनता है, केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। क्या होता है दोस्तों, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। इसमें क्या होता है, संघ सूची में जो कौन कानून बनाता है, केंद्र संसद बनाता है, केंद्र बनाता है। राज्य सूची में कौन बनाता है, राज्य सूची में आपका कानून जो है राज्य सरकार बनाती है। कॉन्करेंट लिस्ट में जो है कौन बनाता है, दोनों बनाते हैं, संघ और राज्य दोनों बनाते हैं। लेकिन अगर इसी मुद्दे पर राज्य भी बनाया है, इसी मुद्दे पर सेम मुद्दे पर जो है सेंट्रल भी बना देता है, तो सेंट्रल का कानून जो है ज्यादा लागू होता है, प्रभावी होता है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। तो ये पूछ रहा है दोस्तों कि जो तीनों सूचियां हैं अगर वहां कोई मुद्दा दिया गया है और मतलब मुद्दा इसमें तीनों नहीं दिया गया है, जैसे इसको विषय में बांटा गया है कि सेंट्रल लिस्ट में कितने विषय हैं, स्टेट लिस्ट में कितने हैं, कॉन्करेंट में कितने हैं, तो अगर वो कोई ऐसा विषय आ गया जिसे जो अवशिष्ट शक्तियां कहते हैं, रेजिड्यू पावर कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों, रेजिड्यूरी पावर कहते हैं, उसमें कानून अगर उस पर कानून बनाना है जो इस तीनों विषयों में जो है ना दिया गया हो, तब क्या होगा, ऐसी स्थिति में किसके पास ये कानून बनाने की शक्ति होगी। तो उच्चतम न्यायालय बनाता है, या राज्य विधायिका बनाती है, या सेंट्रल लेजिस्लेचर बनाता है, या संबंधित मंत्रालय जो है, जैसे जिस मंत्रालय संबंधित वो मुद्दा रहेगा जो तीनों में शामिल नहीं किया गया है उसको जो है, जैसे साइबर क्राइम, मान लीजिए साइबर क्राइम है, क्या है दोस्तों, साइबर क्राइम है, साइबर क्राइम मान लीजिए कहीं शामिल नहीं किया गया है, साइबर क्राइम अभी नया मुद्दा उछल के मान लीजिए आ गया सामने, क्रिप्टो मान लीजिए आ गया, तो ये इस पे जो हम ये तो निश्चित रूप से क्रिप्टो पे केंद्र बनाएगा, लेकिन साइबर क्राइम मान लीजिए मुद्दा आ गया या कोई और मुद्दा आ गया, तो इस पे जो मान लीजिए तीनों सूचियों में नहीं दिया गया, तो क्या होगा, इस पे कौन कानून बनाएगा, यही आपसे डायरेक्ट पूछ रहा है, तो ये आपको बताना है। सीधे कह रहा है नॉट मेंशन इन दी थ्री लिस्ट ऑफ इंडियन इंडिया टाई विथ, तो ये लाइज विथ मतलब कि कहाँ वो जो है किसके अंतर्गत वो जो है किसके अंतर्गत वो आएगा, आप बताइए किसके अंतर्गत आएगा। सही उत्तर कौन सा रहेगा दोस्तों, सेंट्रल लेजिस्लेचर के बाद में जो है केंद्रीय विधायिका के पास वो जो है कानून बनाने की शक्ति आएगी। सेंट्रल लेजिस्लेचर जो है अगर इन तीनों विषयों पर जो है कानून बनाने की शक्ति जो दी गई है, जिसमें जो है सूचियों में बांटा गया है, अगर उससे अगर बाहर कोई विषय आता है तो वो जो है केंद्र उस पर जो है कानून बनाएंगे। तो इसको आपको ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगला है
यहाँ समवर्ती कॉन्करेंट लिस्ट, यहाँ समवर्ती सूची है। क्या है दोस्तों? समवर्ती सूची। कह रहा समवर्ती सूची से लिखे विषयों पर जो है अधिनियम बनाने का अधिकार किसके पास है? हु हैज द पावर टू मेक लॉ सब्जेक्ट है रिटन इन द कॉन्करेंट लिस्ट। जो अगर कॉन्करेंट लिस्ट पे कोई विषय आता है तो उस पे जो है कानून कौन बनाता है? मैंने आपको जो है बताया इसको, अगर आप इसको ध्यान से देखे होंगे तो है आपको पता चल गया होगा इसमें कौन सा विकल्प होगा। तो कह रहा संघ और राज्य दोनों बना सकते हैं, केवल संघ बना सकता है यानी यूनियन केवल बना सकता है, या केवल राज्य बना सकता है, या राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों मिलकर बनाते हैं। तो प्यारे दोस्तों आपको बताना है सेंट्रल और स्टेट लिस्ट पे जो है सॉरी कॉन्करेंट लिस्ट पर जो है कौन कानून बनाता है। तो कौन बनाता है? तो बोल भी दिया, सेंट्रल और जो है स्टेट मिल करके इस पे कानून बनाते हैं। अभी मैंने आपको बताया जो कॉन्करेंट लिस्ट होता है उस पर जो है सेंटर और स्टेट है यानी संघ और राज्य दोनों मिलकर कानून बनाते हैं। अगर राज्य किसी विषय पर कानून बनाया है और सेंटर भी उसी विषय पर कानून बना देता है तो सेंटर का कानून क्या होगा जो दोस्तों? प्रभावी होगा, इफेक्टिव होगा। तो ये बात आपको ध्यान रखना है, ये आपके लिए महत्वपूर्ण था। अगला है केंद्र और राज्यों के बीच जो है वैधानिक शक्तियों का बंटवारा जो है दिया हुआ है। ये पूछ रहा है जो केंद्र है और राज्य है उनके बीच जो वैधानिक शक्तियां हैं उनके बीच बंटवारा कहाँ दिया हुआ है? द डिविजन ऑफ द लेजिस्लेटिव पावर्स बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट इज गिवन बिलो। तो कहाँ वो पावर दिया गया है? 5वीं अनुसूची में, 5th शेड्यूल में, 8th शेड्यूल में, 6th शेड्यूल में, 7th शेड्यूल में। तो ये आपको बताना है कहाँ ये इन तीनों विषयों को जो है शामिल किया गया है। जो वैधानिक शक्तियां हैं कानून बनाने की, कह सकते हैं जो अभी आपसे बताया सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, उसको जो है कहाँ दिया गया है, किस अनुसूची में दिया गया है, किस शेड्यूल में दिया गया है दोस्तों, ये आपको बताना है। तो कहाँ दिया गया है? सही उत्तर आपका रहेगा यहाँ दोस्तों 7th शेड्यूल में जो है 7वीं अनुसूची में जो है जो तीनों सूचियां हैं उसके बारे में जो है वर्णन किया गया है। जो वैधानिक शक्तियां हैं आर्टिकल 246 सेंट्रल और स्टेट के बारे में जो है बताता है, इनके जो है विधायी शक्तियों के बारे में बताता है, कहाँ किसका अधिकार है कानून बनाने का। जैसे सेंट्रल लेवल पे जो है सेंट्रल कानून बनाएगा, स्टेट लेवल पे स्टेट बनाती है, लेकिन सेंटर का कानून पूरे देश भर में लागू होता है। तो ये बात भी आपको आप जानते होंगे। तो दो आर्टिकल जो 246 है, 246 है, उसमें दोस्तों जो है उसके अंतर्गत जो है हम लोग का 7वां अनुसूची जो है 7th शेड्यूल जो है डिस्क्राइब किया गया है। और उसमें जो है तो संघ सूची होता है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, इसके बारे में जो है वर्णन किया गया है। आप पहले इसमें जो है मूलतः आप इसको देख सकते हैं, जैसे इसमें मूलतः जो है कितने सब्जेक्ट थे। वर्तमान में जैसे मान लीजिए संघ सूची में लगभग 98 विषय हैं, तो इसको जो है कभी 100 दिखाता है, तो आप इसको जा करके जो है देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये बदलता रहता है। आप जो देख लेंगे ज्यादा सही रहेगा आपके लिए। इस सूची में जो है कितना विषय है और वर्तमान में कितना है, और मूलतः जो है शुरुआत में जो है कितना विषय था। तो जो सेंट्रल लिस्ट है और स्टेट लिस्ट है और कॉन्करेंट लिस्ट है, इस पे कौन कानून बनाता है ये भी बात आपको पता चल गया। तो इसको आपको ध्यान रखना। आर्टिकल 246 में जो है इसके बारे में क्या किया गया है, वर्णन किया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला है सरकारिया आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की। ये जो है सरकारिया आयोग जो अभी आपको बताया है गठित किया गया था, कब गठित किया गया था आपको मैं डेट भी बता देता हूँ। अभी बताया हूँ 1983 में जो है गठित किया गया था। इसने अपनी रिपोर्ट जो है कब प्रस्तुत किया था, तो ये आपको बताना है। ये सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज रह चुके हैं सरकारिया, एस एस सरकारिया। तो ये जो है अपनी रिपोर्ट है जो गठित किया गया था सेंट्रल स्टेट लेवल पे जो है चीजों को डिस्कशन करने के लिए, उसके बारे में जो है अनुसंधान करने के लिए, और क्या कैसे जो है सेंट्रल और स्टेट के बीच में है रिलेशन और अच्छा बन सकता है। जो विवाद है सेंट्रल और स्टेट के बीच में उसको जो है सुलझाने के लिए एक आयोग गठित किया गया था जिसका नाम सरकारिया आयोग था। तो ये अपनी रिपोर्ट जो है कब प्रस्तुत किया था सरकार को,
तो बताइए आप लोग जो है रिपोर्ट कब प्रस्तुत किया था? मैंने आपको जो है बता दिया ये रिपोर्ट कब आया था और जब कब गठित किया गया था, कब रिपोर्ट आया था। तो कब आया था? 1985, 1986, 1988 और 1984। तो दोस्तों कब आया था ये रिपोर्ट, ये आपको बताना है। तो सही उत्तर आपका कौन सा रहेगा दोस्तों? सही उत्तर आपका रहेगा 1988 में जो है। कब दोस्तों? 1988 में, 1988 में जो है सरकारिया आयोग ने जो है अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत प्रस्तुत किया था। इसने जो है कई सारे बातों के लिए क्या किया था, सेंट्रल और स्टेट को जो है अच्छे रिश्ते को अच्छे बनाने के लिए कई सारे जो है क्या किए थे, रिपोर्ट प्रस्तुत किए थे, सिफारिशें की थी। जिसमें एक था राष्ट्रपति जो शासन है उसका कम यूज करना है, यानी उनको अंतिम विकल्प के रूप में यूज करना है, जैसे 356 आर्टिकल जो है उसका। और एक अंतर्राज्यीय परिषद का गठन करना है, क्षेत्रीय परिषद का गठन करना है, और जो अखिल भारतीय सेवाएं हैं जैसे आईएएस, आईपीएस, आईए होते हैं, उनको जो है और मजबूत करना है। इस सब के बारे में इन्होंने जो है क्या किया था, सिफारिश की थी सरकार से। तो इसको आपको ध्यान रखना है। अगला है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्र कल्याण के लिए राज्य सूची में समाविष्ट किसी विषय से संबंधित मामले में जो है संसद कानून बना सकती है? तो आर्टिकल्स कौन सा है इस चारों में से जिसके तहत क्या होता है, जो अगर कोई राष्ट्र कल्याण का मुद्दा है तो उसमें क्या होता है दोस्तों, संसद कानून बना सकती है। तो ये आपको बताना है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन आप बताइए जो है किसके अंडरगत जो है ये कैसे जो है कल्याण के लिए अगर राज्य सूची में कोई समाविष्ट विषय है तो इससे संबंधित संसद कानून बना सकती है। तो आर्टिकल्स कौन सा है अगर राष्ट्र कल्याण में कोई विषय आता है तो आपको बताना है कौन सा आर्टिकल्स है। तो दोस्तों कौन सा आर्टिकल्स है? आर्टिकल 352, 123, 354 या 249? कौन सा जो है आर्टिकल्स रिस्पॉन्सिबल है अगर सेंटर जो है कानून बनाता है स्टेट लेवल, स्टेट लिस्ट के विषय पर, तब? तो कौन सा जो है आर्टिकल से रिस्पॉन्सिबल है दोस्तों, आप बताइए। ये देखिएगा अभी जो वही चीज आपसे बता रहे थे, जो अभी संडे का क्लास हुआ है, संडे का क्लास, उसमें जब आर्टिकल्स बता रहे थे तो ये आर्टिकल्स जो आपका था ये बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल्स में से आता है, उसको हम वही डिस्कशन किए थे और पूरा उसका जो है डिटेल्स में बताए थे इसके अंतर्गत कैसे क्या होता है। तो कौन सा आर्टिकल रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए, इस पे जो है स्टेट लिस्ट पर सेंटर कानून बना सकती है? तो वो कौन सा विषय है आपका जो है दोस्तों, 249 आर्टिकल 249। इसके तहत क्या होता है दोस्तों, इसके तहत जो है अगर राष्ट्र कल्याण का कोई मुद्दा आता है उसके लिए क्या होता है दोस्तों, इसके लिए जो है संसद कानून बना सकती है। और इसके में जो है इसमें भी एक क्या है, क्राइटेरिया है। अब इसको देख लेते हैं इसके अंदर क्या है। जैसे आपको जो है आर्टिकल 249 आ गया, क्या आ गया दोस्तों, आर्टिकल 249। तो इसके तहत अगर जो है, इसके तहत क्या करना है, 249 के तहत अगर सेंट्रल को यानी जो है संसद को जो है कानून बनाना है तो क्या करना पड़ेगा उसके लिए। पहले ये जानिए कि जो राज्यसभा होता है उसके लिए ये इसको विशेष पावर दिया जाता है, किसके जो है, राज्यसभा को। ये बात आपको ध्यान रखना है। अब इसका मतलब क्या हुआ, राज्यसभा अगर उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से, किसने दोस्तों, उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से अगर एक रेजुलेशन लाती है, एक प्रस्ताव लाती है, कहाँ लाती है, संसद में नहीं, राज्यसभा में। संसद में तो है ही है लेकिन वो लोकसभा में नहीं, राज्यसभा ला रही है तो राज्यसभा में लाएगी। कितना लाएगी, 2/3 बहुमत से। जो उपस्थित और मत देने वाले सदस्य हैं उसके 2/3 बहुमत से क्या करेगी, रेजुलेशन लाएगी राज्यसभा में, और उस रेजुलेशन को क्या करेगी, पास कराएगी। क्या कह ओ सॉरी क्या कह कर पास कराएगी कि ये मुद्दा जो है राज्य के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो है ऐसा मुद्दा है जो महत्वपूर्ण है, इस पे जो है सेंटर को जो है कानून बनाना चाहिए। तब जो है सेंटर क्या करता है, उस पर कानून बनाता है। लेकिन कंडीशन वही है। कंडीशन क्या है दोस्तों, कि 2/3 बहुमत से राज्यसभा को जो है पहले प्रस्ताव जो है पास करना होगा। तो ये आपको ध्यान रखना। अगर वो प्रस्ताव पास कर दिया फिर वो जो है जो सेम प्रोसेस होता है कानून बनने का, उस प्रोसेस पर जो है स्टेट लिस्ट पर जो है सेंटर जो है क्या कर सकती है, कानून बना सकती है। बातें समझ में आ गई कि नहीं समझ में आई? तो यहाँ आपको जो है समझ लेना है बात है कि दो आर्टिकल 249 जो है
एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से जो है आर्टिकल्स है जिसमें जिसमें दोस्तों राज्यसभा को लोकसभा से ज्यादा पावर दी जाती है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है, किसको दी जाती है दोस्तों, तो 249 आर्टिकल्स में जो है राज्यसभा को लोकसभा से ज्यादा पावर दी जाती है। तो बातें आपको जो है ध्यान रखना है, आपके लिए इंपॉर्टेंट बात थी। कौन सी बात इंपॉर्टेंट थी कि 249 के तहत जो है क्या होता है, सेंटर जो है स्टेट लिस्ट पे कानून बना सकती है, बशर्ते शर्त यही है कि राज्यसभा को 2/3 बहुमत से एक प्रस्ताव पारित करना होगा। अब ये कानून जो बनाएगी राज्यसभा प्रस्ताव ला करके, ये कितने वर्ष के लिए लागू होगा, कितने समय के लिए लागू होगा, ये आपको बताना है। अभी इससे संबंधित एक क्वेश्चन आपका मिलने वाला है, वहां हम आपको जो है बताएंगे इसके बारे में। अगला है सरकार द्वारा अधिनियमित प्रत्येक कानून के अनुसार जो है होना चाहिए। तो जो है एवरी लॉ इनेक्टेड बाय द गवर्नमेंट मस्ट बी इन अकॉर्डेंस विथ इट। तो किसके अकॉर्डिंग जो है होना चाहिए, संविधान के अनुसार या प्रेम्बल के अनुसार, या जो है मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स के आधार पर, या जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है उसके आधार पर। तो कमेंट करके आप फटाफट बताइए किसके आधार पर जो है कानून बनना चाहिए। आप बताइए किसके आधार पर बनना चाहिए। किसके आधार पर बनना चाहिए, संविधान के आधार आधार पर जो है। कहते नहीं है हर चीज हमारे यहाँ संविधान से होती है, और संविधान भी पावर कहाँ से लेता है, जनता से लेता है। तो कैसे कानून बनेगी, सरकार द्वारा अधिनियमित होगा, प्रत्येक कानून जो है संविधान के आधार पर बनेगी, ना कि जो है प्रस्तावना मौलिक अधिकार या निर्देशक सिद्धांत के आधार पर बनेगी। अगर कोई भी कानून ऐसा सरकार बनाती है जो संविधान के हनन करती है, संविधान के खिलाफ है, उस कानून को सुप्रीम कोर्ट क्या कर देगा, नल एंड वाइड करा देगा, जीरो करा देगा, उसको जो है निरस्त कर देगा। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। अगला है भारतीय संविधान में जो है तीनों सूचियों से संबंधित है व्यवस्था निम्नलिखित में से कहां से ली गई है। तो ये आपको बताना है, जो संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची है, उसकी व्यवस्था जो है, जो लिया गया है उसका प्रोविजन से, ये कहां से लिया गया है, ये आपको बताना है। किस देश से या किस कानून से लिया गया है, आपके सामने विकल्प है, आप बताइए किस देश से लिया गया है। यूएसए से, ऑस्ट्रेलिया से, कनाडा से, या भारत सरकार अधिनियम 1935 से, फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो दोस्तों आपके सामने विकल्प है, आप इसको बताइए जो है फटाफट किसके तहत जो है इसको लिया गया है। जो सेंट्रल स्टेट जो है रिलेशन है, जिसमें जो है तीनों सूचियां हैं, थर्ड जो है थ्री लिस्ट है, क्या है दोस्तों, थ्री लिस्ट है, सेंट्रल स्टेट और कॉन्करेंट लिस्ट है। तो सही उत्तर आपका रहेगा, इसको आप पढ़े होंगे। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत जो है क्या हुआ था दोस्तों, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत क्या हुआ था, इन तीनों लिस्ट को जो है तैयार किया गया था पहली बार। और इन तीनों लिस्टों में जो है आपको मैंने बता दिया किस आर्टिकल्स के तहत है, आर्टिकल 246 के तहत है। 7वीं अनुसूची इसके लिए लाई गई है बाद में, जो क्या करती है, जो केंद्र और राज्य के बीच जो है शक्तियों को विभाजित करती है, उनके कार्य करने के लिए जो है उनके विधायी शक्तियों को जो है बंटवारा करती है। तो इसको जो है कहां से लिया गया है, भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है। आपको जब भारत सरकार अधिनियम 1935 बता रहे थे, तो वहां पहली बार मैंने बताया था कि पहली बार जो है तीन विषयों को जो है, तीन विषयों में जो है भाग करके विधायी शक्तियों को कहाँ बांटा गया, किस अधिनियम में बांटा गया था। तो इस तरह से क्वेश्चन कुछ था। तो 1935 का जो भारत शासन अधिनियम था, उसमें जो है तीनों विषयों को बांट करके जो है शक्तियां जो है बंटवारा कर दिया गया था, विधायी शक्तियों को बंटवारा कर दिया गया था। ध्यान रखना है आपको। अगला है केंद्र तथा राज्य के मध्य जो है शक्तियों के वितरण के लिए जो है भारत का संविधान 3 सूचियों को प्रस्तुत करता है। निम्न में से कौन से 2 अनुच्छेद जो है शक्तियों के वितरण को जो है विनियमित करते हैं। तो कौन से जो 2 आर्टिकल्स हैं इसमें से जो शक्तियों को रेगुलेट करते हैं। कह रहा 3 सूचियां जो है उसमें 3 सूचियों को बांट करके इसको किया जाता है। इससे क्या होता है, सेंट्रल और स्टेट के मध्य शक्तियों का जो है वितरण होता है। लेकिन ये पूछ रहा है उसमें से 2 आर्टिकल्स कौन से हैं जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो आप आर्टिकल्स आपके सामने हैं, आप इसको बताइए जो है किस आर्टिकल्स के तहत जो है इसका वर्णन किया गया है, जिससे ये रेगुलेट होता है, ये आपको बताना है।
तो ये आप बताइए जो है इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है ये किस आर्टिकल से जो है रेगुलेट होता है। तो किससे होता है दोस्तों? आर्टिकल 4 एंड 5, 56 एंड 57, 141 एंड 142 या 245 एंड 246, इसके तहत जो है दोस्तों ये रेगुलेट होता है, जो कानून बनाने की शक्ति है ये। तो आपको बताना है किसके तहत जो है ये रेगुलेट होता है। तो सही उत्तर आपका कौन सा रहेगा दोस्तों? आर्टिकल 245 और 246 के तहत जो है क्या होता है दोस्तों, ये चीजें रेगुलेट होती हैं। अभी आपको मैं आर्टिकल 246 के बारे में बता दिया। क्या बता दिया दोस्तों? 246 में ये कहा गया है कि जो सेंट्रल और स्टेट होते हैं उनकी विधायी शक्तियों को जो है 3 सूचियों में बांट करके देखा जाएगा और 3 सूचियों के माध्यम से ये जो है दोनों कार्य करेंगे। और जो 246 है उसके लिए अनुसूची 7 जोड़ी गई है, इसमें जो है तीनों विषयों को जो है रखा गया है। लेकिन आपका 245 जो है आर्टिकल 245, इसमें भी जो है सेंट्रल और स्टेट के बीच जो है विधायी शक्तियों के बारे में वर्णन किया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है, यही दोनों जो है आर्टिकल्स हैं जिसके तहत ये जो है रेगुलेट होते हैं, विनियमित होता है। अगला है, 4 विकल्प आपके सामने है, इसको देखिए। किन परिस्थितियों में संसद राज्य सूची के विषयों पर जो है विधि निर्माण कर सकती है? अंडर अंडर which circumstances can the parliament make laws on the subject of the state list? तो कौन सी परिस्थिति ऐसी आ जाए इन चारों में से जिसपे क्या होगा, सेंट्रल जो है क्या होगा, संसद जो होगा वो राज्य सूची के विषय पर कानून बनाएगी। तो वो परिस्थितियां चारों में से कौन है जिसपे क्या होता है दोस्तों, सेंटर जो है यानी संसद जो है राज्य सूची के विषय पर कानून बनाती है। तो आपातकाल की स्थिति अगर आ जाए, या दो से अधिक राज्यों की सहमति से, या अंतरराष्ट्रीय अगर संधि या समझौते को लागू करना है तब, या उपयुक्त सभी ऑल ऑफ द अबव। तो कौन सी परिस्थितियां आनी चाहिए जिसके तहत क्या होगा दोस्तों, जिसके तहत जो है विधि निर्माण की शक्ति राज्य सूची के विषय को जो है संसद कानून बना सकता है। तो ये आपको बताना है कौन सी वो परिस्थिति होगी। तो सही उत्तर कौन सा रहेगा दोस्तों? सही उत्तर आपका रहेगा उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ दी अबव कंडीशन हो जाए तो क्या होगा, संसद जो है ज्यादा पावरफुल हो जाएगा, राज्य सूची के विषय फिर भी ये कानून बना सकता है। ये आपको ध्यान रखना है। यानी आपातकाल की स्थिति आ जाए तब भी बना सकता है, अगर 2 या 2 से अधिक राज्यों की सहमति हो जाए। आर्टिकल है 252 252 के तहत जो है दोस्तों, 252 के तहत ये कहा गया है अगर 2 राज्य सहमत हैं, 2 राज्य सेंटर से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे जो है विषय पर कानून बनाया जाए, तो क्या होगा दोस्तों, तो ये जो है चीजें सेंट्रल जो है यानी संसद जो है उस पर कानून बना सकता है। और इसमें कंडीशन ये है अगर 2 या 2 से अधिक राज्य रिकमेंड करके कानून बनवाए हैं संसद से, तो तीसरा कोई राज्य भी उस कानून को जो है अपने यहाँ लागू कर सकता है। और यह है आपका अंतरराष्ट्रीय संधि या समझौतों को अगर लागू करना है, आर्टिकल है 253 253 के तहत दोस्तों क्या कहा गया है, 253 के तहत भी ये कहा गया है कि अगर 253 के तहत कहा गया है कि अगर कोई मुद्दा ऐसा है जो अंतरराष्ट्रीय शांति और समझौते को बढ़ावा दे रहा है, उस पर जो है राज्य सूची के विषय पर भी जो है क्या कर सकती है, सेंट्रल जो है कानून बना सकती है, संसद जो है कानून बना सकती है। तो यानी आपको तीनों कंडीशन में जो है क्या होगा दोस्तों, तीनों कंडीशन में आपका जो है इस पे संसद कानून बना सकती है। अगला है, राज्यसभा द्वारा संविधान के अनुच्छेद 249 के अंतर्गत पारित संकल्प जो है जिसके द्वारा संसद की राज्य सूची के विषय पर जो है राष्ट्रीय हित में विधि निर्मित करने का अधिकार जो है दिया गया हो, प्रवृत्त रहेगा, यानी ये इन्फोर्स रहेगा कितने समय तक, रिमेन इन फोर्स। तो इसका जो है कार्यकाल जो होगा वो कितने समय तक रहेगा। ये क्वेश्चन मैंने अभी आपसे पहले ही पूछ लिया है कि जो आर्टिकल 249 के तहत संसद राज्यसभा के स्पेशल जो है रिकमेंडेशन पर, उसके विशेष बहुमत पर क्या होगा, उसके बहुमत पर नहीं कहेंगे, उसके जो है प्रस्ताव पर, जो 2 तिहाई बहुमत पर जो है प्रस्ताव लाया जाएगा, 2/3 मेजोरिटी से जो प्रस्ताव पारित होगा, के तहत जो कानून बनेगा वो कितने समय के लिए लागू रहेगा, 6 महीने के लिए, 2 वर्ष के से अधिक नहीं, या 1 वर्ष से अधिक नहीं, या असीमित काल तक, इंडिफिनिटली
यानी असीमित काल तक ये लागू रहेगा। कौन से जो है कब तक लागू रहेगा आप बताइए कमेंट करके। कब तक रहेगा दोस्तों? सही उत्तर आपका रहेगा ये 1 वर्ष से अधिक नहीं। यानी तो जो 249 है, 249 के तहत अगर संसद कानून बनाती है, राज्यसभा के प्रस्ताव अगर राज्यसभा प्रस्ताव लाई है और किसी विषय को ऐसा कह रही है जो राज्य सूची का विषय है कि इस पर जो है ये राष्ट्रीय मुद्दा है और राष्ट्रीय हित के लिए जरूरी है, लोक कल्याण के लिए जरूरी है और दो तिहाई बहुमत से प्रस्ताव लाती है, तो क्या होगा? संसद कानून जो बनाएगी वो 1 वर्ष के लिए लागू होगा। एक कितने वर्ष के लिए लागू होगा दोस्तों? 1 वर्ष के लिए लागू होगा। अगर ये कानून और आगे बढ़ाना है, 1 ईयर से आगे बढ़ाना है, तो आपको पुनः यही सेम जो है प्रोसेस जो है अपनाना होगा। यानी जो है क्या करना होगा? जो आपका राज्यसभा है वो जो है फिर से एक प्रस्ताव लाएगी, फिर वही प्रोसेस होगा। क्या होगा? वही प्रोसेस होगा जिसके तहत कानून बना था, फिर वो अगले 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकती है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा जो मैं बताना चाह रहा था। अगला है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार जो है भारतीय संविधान अंतरराज्यीय परिषद यानी इंटर स्टेट काउंसिल कहा गया? ये देखिएगा, इंटर स्टेट काउंसिल इसके संबंध में जो है प्रावधान करता है। तो अभी आपको मैंने ये चीज बता दिया है। क्या बताया है दोस्तों? जो सरकारीय आयोग गठित हुआ था, सरकारीय आयोग ने जो है इसको रिकमेंड किया था कि एक इंटर स्टेट काउंसिल होना चाहिए, जिससे जो है क्या होगा? इंटर स्टेट काउंसिल मतलब समझ रहे हैं, केंद्र और राज्य के बीच में जो मुद्दे होंगे उसको उस काउंसिल के माध्यम से जो है सुलझाया जा सकेगा। तो ये आप बताना है आपको जो है जो ये प्रावधान है ये कहाँ किया गया है, किस आर्टिकल्स में किया गया है? 262, 263, 264, 265, यानी 262, 63 या 264 या 265 किसके तहत जो है किया गया है दोस्तों? ये आपको बताना है किस आर्टिकल्स के तहत जो है सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप के बारे में जो है सेंट्रल स्टेट काउंसिल के बारे में वर्णन किया गया है। रिलेशनशिप नहीं सही रहेगा वहां। तो कौन सा आर्टिकल जिम्मेदार है इसके लिए? कौन सा है दोस्तों? आर्टिकल 263 है, 263 जो है सरकारी आयोग के गठन के लिए क्या है दोस्तों? जिम्मेदार है। सरकारी आयोग के रिकमेंड पर जो है राष्ट्रपति जो है अंतरराज्यीय परिषद का जो है इंटर स्टेट काउंसिल का गठन कर सकता है। और जो है 1990 से जो है ये रिकमेंड किया था, 1990 से ये जो है इंटर स्टेट काउंसिल जो है काम कर रहा है। राष्ट्रपति जो है इसको गठित करता है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्वेश्चन यहाँ से जो है पूछा जाता है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, ये जो है 263 किसके बारे में वर्णन करता है, या इंटर स्टेट काउंसिल जो है किसके तहत बनता है? तो किसके तहत बनता है दोस्तों? 263 आर्टिकल के तहत बनता है। तो कौन इसको रिकमेंड किया था? तो इसको जो है इसकी सिफारिश जो है सरकारीय आयोग किए थे। अगला है, भारतीय संविधान के जो है किस भाग में केंद्र राज्य विधायी संबंध दिए गए हैं? तो ये कौन सा पार्ट है इसमें जो है सेंट्रल और स्टेट के बीच में जो है लेजिस्लेटिव रिलेशनशिप जो है उसके बारे में वर्णन किया गया है। तो आपको बताना है वो पार्ट कौन सा है, वो भाग कौन सा है। तो 9th, 11th, 12th, 13 तो कौन सा पार्ट है जिसमें जो है सेंट्रल स्टेट के बारे में लेजिस्लेटिव पावर के बारे में वर्णन किया गया है? तो कौन सा जो है पार्ट है दोस्तों आपको बताना है। बताइए आप लोग जो है कमेंट करके। आप लोग जो है बताते नहीं हैं, फिर बाद में जब पेपर देते हैं कहते हैं हमारा जीएस का पोर्शन कमजोर है। कमजोर रहेगा ही जब पढ़ोगे नहीं बाबू। कमजोर रहना तय है, निश्चित रूप से तय है। के लिए आपको जो है एक एक नंबर के लिए आज का जो कंपटीशन है, आप देखिए कोई भी एग्जाम दे करके पॉइंट में आपका जो है कंपटीशन है। इसको अगर आप ध्यान से नहीं देखेंगे तो फिर आगे चल के आप समझदार बनेंगे, समझदार बनेंगे तो शायद टाइम आपका निकल जाएगा। इसलिए आप ये मत सोचिएगा कि इस चीज से किसी भी पोर्शन से कम नंबर आता है तो उसको जो है एकदम छोड़ देते हैं। उसको भी आपको ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि आपका कंपटीशन जो है पॉइंट परसेंट जो है पॉइंट में, यानी एक नंबर से भी कम आपका जो है अगर रहेगा तो पॉइंट में भी आपका जो कंपटीटर आपका जो है आपको बीट कर देगा। तो बताइए जो है ये जो सेंट्रल स्टेट रिलेशन है इसके बारे में लेजिस्लेटिव पावर जो है, लेजिस्लेटिव पावर है या रिलेशन है किस आर्टिकल किस पार्ट में है? तो किस में है दोस्तों? 9th, 11th, 12th, 13 सही उत्तर आपका रहेगा भाग 11 में पार्ट 11 में जो है इसके बारे में क्या किया गया है, डिस्कशन किया गया है।
वो आर्टिकल्स कौन सा है जिसके किस अनुच्छेद के तहत यही पूछ रहा है, केंद्र राज्य विधायी संबंध है, लेजिस्लेटिव जो है रिलेशन है, उसके बारे में वर्णन है। तो आपका कौन हो गया, पार्ट आपका 11th हो गया। और वो जो है आपसे पूछ रहा है ये आर्टिकल्स कौन सा है, किस आर्टिकल्स में इसके बारे में वर्णन किया गया है, लेजिस्लेटिव पावर के बारे में, सेंट्रल के बारे में। तो 245 से 255, 250 से 255, 252 से 262 या 242 से 252, तो कौन सा आर्टिकल्स है ये आपको बताना है दोस्तों। इसके बारे में जो है डिस्कशन किया गया है सेंट्रल स्टेट लेजिस्लेटिव रिलेशन के बारे में, 245 से लेकर के आर्टिकल 245 से लेकर के 255, यानी 255 से 245 से 255 तक इसके बारे में वर्णन किया गया है। तो ये बातें आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन देखिएगा, इससे बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है सेंट्रल स्टेट रिलेशन से पूछा जाता है। क्यों? क्योंकि हमेशा ये जो है विवाद का विषय रहता है। अगला है संविधान के किस अनुच्छेद में जो है केंद्र राज्य प्रशासनिक संबंध के बारे में वर्णन है। सेंट्रल स्टेट जो है एडमिनिस्ट्रेटिव है, ये पूछ रहा है एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन के बारे में किस पार्ट में जो है वर्णन किया गया है, सॉरी किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है। तो ये आपको बताना है अनुच्छेद कौन सा है। 256 से 263, 252 से 262, 255 से 265 या 262 से 272, तो किसमें जो है वर्णन किया गया है दोस्तों, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन के बारे में, सेंट्रल स्टेट के बारे में। ये आपका जो है रहेगा 256 से लेकर के 263 तक जो है इसके बारे में वर्णन किया गया है। 256 से लेकर के 263 तक है। ये बातें आपको ध्यान रखना। अगला है जो भारतीय संविधान के किस भाग में जो है केंद्र राज्य वित्तीय संबंध के बारे में जो है दिया गया है। तो कौन सा पार्ट है वो जिसमें जो है सेंट्रल और स्टेट के बारे में, फाइनेंशियल रिलेशन के बारे में वर्णन किया गया है। तो आपके सामने विकल्प है 9th, 11th या 12 या 13। तो पार्ट कौन सा है दोस्तों जिसमें जो है सेंट्रल स्टेट है फाइनेंशियल रिलेशन के बारे में डिस्कस किया गया है। तो कौन सा है मित्रों, कौन सा है आपको बताना है कौन सा है। तो पार्ट 12 जो है भाग 12 जो है क्या है, विधायी संबंध है। विधायी संबंध किसके बारे में, फाइनेंशियल रिलेशन सेंट्रल स्टेट के बारे में है। तो आप अभी पार्ट आपके 11 के बारे में मैंने क्या बताया, इसमें जो है आपके दो प्रावधान किए गए हैं। एक जो है विधायी, विधायी मतलब क्या हो गया दोस्तों, लेजिस्लेटिव, लेजिस्लेटिव, और दूसरा आपका जो हो गया क्या, प्रशासनिक। क्या हो गया दोस्तों, प्रशासनिक हो गया। तो इसको ध्यान रखना। और पार्ट 12 में आपका क्या हो गया, ये आपको हम जो है दोनों बता दिए किस आर्टिकल से किस है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। और पार्ट 12 में क्या है दोस्तों, फाइनेंशियल रिलेशन के बारे में है, फाइनेंशियल रिलेशन के बारे में है, यानी वित्तीय संबंध के बारे में है, सेंट्रल स्टेट के बारे में, याद रखना। आर्टिकल्स कौन सा है, अब अगला क्वेश्चन शायद आर्टिकल से ही आपका रहेगा कि आर्टिकल आपको बताना है किस आर्टिकल से लेकर के जो है, किस आर्टिकल्स में जो है केंद्र और राज्य के बीच में जो है वित्तीय संबंध के बारे में, फाइनेंशियल रिलेशन के बारे में वर्णन किया गया है, वो आर्टिकल्स आपको बताना है। तो आप लोग बताइए कौन सा आर्टिकल्स है। आपके सामने चारों विकल्प है, इसमें से आप देखिए, हम पढ़ नहीं रहे हैं, आप बताइए, इसमें से आपको मौका दे रहे हैं, आपको पढ़ के आपको बताना है। तो फटाफट आप कमेंट करके बताइए कौन सा आर्टिकल्स है। सेंट्रल स्टेट फाइनेंशियल रिलेशन के बारे में 268 से लेकर के 281 तक जो है वर्णन किया गया है। पार्ट कौन सा है, पार्ट 12 आपका है, मैंने बता दिया इसके बारे में। तो आर्टिकल याद रखना है 268 से 268 से लेकर के 221 तक जो है इसके बारे में जिक्र किया गया है। ये शायद 52 है, तो देखिएगा। अगला है निम्नलिखित में से जो है कौन है अंतरराज्यीय परिषद गठन करने के लिए जो अधिकृत है। तो जो है हु अमंग द फॉलोइंग इज अथॉराइज्ड टू कॉन्स्टिट्यूट इंटर स्टेट काउंसिल।
तो जो सरकारी आयोग था उसने जो है रिकमेंड किया था अंतरराज्यीय परिषद गठित करने के लिए, तो उसके लिए अथॉराइज कौन है, अथॉरिटी कौन है जो क्या करता है, इसको गठित करता है? पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट या स्पीकर ऑफ द लोकसभा या मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर, सॉरी प्राइम मिनिस्टर कौन होता है? ये कौन होता है दोस्तों चारों में से? जो सेंट्रल और स्टेट के बीच में जो है चर्चा करने के लिए इंटर स्टेट काउंसिल को जो है गठित करता है। तो कौन होता है? प्रेसिडेंट को यह अथॉराइज किया गया है। अभी आपसे मैंने ये पहले जब बताया है, जब सरकारी आयोग बता रहे थे कि जो है इसके बारे में चर्चा करने के लिए कौन काम करता है, तो आपका जो है कौन काम करता है? प्रेसिडेंट काम करता है। सरकारी आयोग के रिकमेंडेशन पर ये बना था। अगला है क्षेत्रीय परिषदों का सृजन जो है हुआ है। तो क्षेत्रीय परिषदों का सृजन कैसे हुआ है? संविधान द्वारा या संसदीय कानून द्वारा या सरकारी संकल्प द्वारा या राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा। तो कैसे जो है केंद्रीय जो है सॉरी क्षेत्रीय परिषद का जो है रीजनल लेवल पे जो काउंसिल होता है उसका गठन किया गया है। तो ये जो है आपका जो है संसदीय कानून द्वारा जो है इसको गठित किया गया था। 1956 में जो है एक्ट आया था संविधान सॉरी संसद द्वारा, उसके तहत जो है 5 क्षेत्रीय परिषदों का गठन किया गया था। बाद में जो है एक है उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए, एक 1971 में जो है क्या किया गया था दोस्तों? 1971 में जो है उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए जो है पूर्वोत्तर राज्यों के लिए एक क्षेत्रीय परिषद गठित हुआ था। यानी वर्तमान में 6 क्षेत्रीय परिषद हैं। तो इसके लिए जो है कोई संविधान में वर्णन नहीं है, ये एक्ट के थ्रू आपका बनता है। अगला है निम्न में से कौन क्षेत्रीय परिषद की अध्यक्षता करता है? तो क्षेत्रीय परिषद जो है 6, उसमें से 6 में से जो है कुछ राज्यों को, कुछ यूनियन टेरिटरी को मिला करके एक क्षेत्रीय परिषद में जो है शामिल किया गया है। उसमें से जो है कह रहा है क्षेत्रीय परिषद जो है 6, उसकी अध्यक्षता कौन करता है? उसकी अध्यक्षता कौन करता है दोस्तों? प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट नहीं है सॉरी, प्रधानमंत्री या गृह मंत्री या क्रमानुसार क्षेत्रों के मुख्यमंत्री या भारत के वित्त मंत्री। तो कौन उसकी जो है अध्यक्षता करता है ये आपको बताना है। जो जोनल काउंसिल होते हैं, क्षेत्रीय परिषद होते हैं, उनके तो कौन इसको जो है प्रिजाइड करता है, इसको ये आप बताना है। तो भारत का जो गृह मंत्री होता है, होम मिनिस्टर होता है भारत का, वो इस मीटिंग को जो है क्या करता है? लीड करता है। इसका जो है इसकी अध्यक्षता में ये मीटिंग होता है। अगला है निम्नलिखित में से जो है कौन सा एक क्षेत्रीय परिषदों का लक्षण नहीं है? जोनल काउंसिल जो होता है उसका एक लक्षण नहीं है, इसमें से बाकी तीनों लक्षण हैं। तो हम आपको बताएं अभी इसके बारे में, अगर पढ़ेंगे ध्यान से तो आप बता ले जाएंगे। कह रहा है यह एक संवैधानिक संस्था है। और उसके बाद 5 क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना राज्यों के पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत हुई है, इसके अंतर्गत की गई है। और यद्यप चंडीगढ़ राज्य नहीं है फिर भी एक क्षेत्रीय परिषद में शामिल किया गया है। अगला है यह एक परामर्शदात्री संस्था है। तो चारों में से बताना है। जो अभी जोनल काउंसिल है, रीजनल जो है परिषद है, काउंसिल है, उसमें उसका कार्य क्या नहीं है, उसका लक्षण क्या नहीं है। लक्षण पूछ रहा नहीं है, ये आपको बताना है उसके फीचर क्या नहीं है। तो अभी आपसे क्या बताएं, ये एक संसद के क्या है दोस्तों, अधिनियम द्वारा बना है। ये जो है कोई संवैधानिक संस्था नहीं है, ये आपका जो है एक वैधानिक संस्था है। इसको ध्यान रखना, सांविधिक संस्था है। बाकी ये तीनों आपका जो है सही है, इसको आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों हम लोग जो है आज इस इतना क्वेश्चन कवर किए। कल हम लोग जो है इसके बारे में जो है इसका पार्ट 2 कवर करेंगे। क्यों? सेंट्रल स्टेट रिलेशन का जो है वो काफी अच्छा जो है महत्वपूर्ण टॉपिक होता है। यहाँ से क्वेश्चन आपका निश्चित रूप से पूछा जाता है। तो फिर हम लोग कल मुलाकात करेंगे जो है इसी जो है इसी टॉपिक के साथ। क्यों? क्योंकि इसका पार्ट 2 भी अभी कवर करना है। तो फिर मिलते हैं नए सेशन में। थैंक यू।